नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश और इस वक्त की बड़ी खबर का एक बार फिर से रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और लॉकडाउन 4 के लिए जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें पहला पॉइंट यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एकदम नहीं चलेगा, फिर चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, प्लेन हो या मेट्रो हो। लॉकडाउन 4 में स्कूल कॉलेज पहले की तरह बंद रहेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल्स बंद रहेंगे, होटल और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे, धार्मिक स्थल भी पहले की तरह बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम को खेल की सुविधा दी गई है, लेकिन शर्त यह है कि दर्शक नहीं होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा और 31 मई तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना चाहिए, ये लॉकडाउन 3 में कह दी गई थी बात, तो ये आवश्यक है। राज्यों के बीच आपसी सहमति से बसें चलेंगी, वो राज्यों का अपना मामला है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा। शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने पर रोक है और राज्य तय करेंगे कि ग्रीन और रेड जोन क्या है और वहां पर क्या छूट देनी है, कहां पर सख्ती बरतनी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। और अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि लॉकडाउन 4 31 मई तक रहेगा और जिन गाइडलाइंस की बात की जा रही थी वो गाइडलाइंस पहले की ही तरह हैं। जो नियम पहले लागू थे वही नियम अभी भी लागू हैं। तो कुल मिलाकर जितनी भी पब्लिक गैदरिंग की जगहें हैं वो नहीं खुलेंगी। इसेंशियल सर्विस में जो छूट मिल रही है वो मिलती रहेगी, लेकिन नया कुछ नहीं। और चलिए सीधे रुक करते हैं लखनऊ का। हमारे साथ संतोष जुड़ गए हैं, जबकि वाराणसी से नीतीश हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, अगर हम बात करें लॉकडाउन 4 की, तो जो बंदिशें पहले थी वो बरकरार हैं। अब राज्य के सामने और जिला प्रशासन के सामने चुनौती है कि कैसे इसको सफल बनाएं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। लॉकडाउन अभी भी ढंग से पालन उसका कई जगहों पर नहीं हो पा रहा है। देखिए, लॉकडाउन 3 की समाप्ति के वक्त पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इशारा किया था कि लॉकडाउन 4 होगा, नए रूप में होगा, और जाहिर है कि जिम्मेदारी राज्य की बड़ी दी गई है। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 के लिए जारी की थी, लॉकडाउन 3 के लिए जारी की गई थी, उसके बाद लॉकडाउन 4 की जो गाइडलाइन होंगी वो राज्य सरकारों के द्वारा ज्यादा जिम्मेदारी के साथ उनको तय करनी होगी कि वो अपने राज्य में कैसे लॉकडाउन का पालन कराएं। जी। चाहे वो रेड जोन हो, ग्रीन जोन हो या ऑरेंज जोन, इन जोन्स के लिए उसकी अपनी गाइडलाइंस होंगी कि वो रेड जोन में कितने लोगों को वहां पे कंटामिनेट करता है, जो कंटेनमेंट जोन्स होंगे उनमें क्या क्या सुविधाएं बिल्कुल नहीं चलेंगी, ऑरेंज जोन में क्या चलाएगा, ये राज्य सरकारें तय करेंगी। लिहाजा जो लॉकडाउन 4 है, जिसको कि 31 मई तक के लिए लागू किया गया है, उसमें साफ तौर पर यह जरूर हो गया है कि रेलवे, हवाई जो भी यात्राएं हैं वो नहीं चलेंगी। वहीं दूसरी ओर सरकार ने यह भी कह दिया है कि जो भीड़ भाड़ जहां पे इकट्ठा होती थी, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, थिएटर हो या मॉल्स हो, बाजार है, वहां पर ये लॉकडाउन के चलते ही वहां पर बंदी रहेगी। यानी कि लॉकडाउन 4 में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे कि भीड़ न इकट्ठा होने, बिल्कुल भीड़ ने इकट्ठा होने पाए। और वाराणसी का रुख करते हमारे साथ नीतीश वहां पर बने हुए हैं। नीतीश, लॉकडाउन 4 का ऐलान हो गया, गाइडलाइंस भी सामने आ गई हैं। अब जिम्मेदारी प्रशासन की है और जिम्मेदारी जनता की है कि इसको कितना सफल बनाएं। निश्चित तौर पे अवधेश, जिस तरह से लॉकडाउन 3 तक जनता कई जगह सफल और कई जगह असफल दिखे, ऐसे में लॉकडाउन 4 को पूरी तरह से सफल बनाने का जिम्मा कहीं ना कहीं आम जनता का भी है। प्रशासन तो सरकार के आदेशों का पालन करता है और प्रशासन इसके बाद आम जनता को पालन करने के लिए बाध्य करता है, उन्हें कहता है कि आप सहज भाव से उन्हें स्वीकार करें और उनके आदेशों का पालन करें। लेकिन लोग हैं कि कहीं ना कहीं भीड़ लगा देते हैं, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 में थोड़ी सी रियायत मिली, थोड़ी सी छूट मिली थी। हालत ये थी कि कई जगहों पर भीड़ देखी जा रही थी
अभी जो पूर्वांचल की स्थिति है, बनारस की जो स्थिति है वो ये है कि कोरोना यहाँ लगातार अपने पांव पसार रहा है और ऐसी स्थिति में रेस्टोरेंट बंद किए गए जो नई गाइडलाइन है उसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत स्कूल कॉलेज बंद किए गए, हवाई सेवाएं जो हैं वो भी बंद है और इसके साथ ही कई ऐसी जो गाइडलाइन है वो आम जनता की सुविधा के लिए है। लेकिन आम जनता का बड़ा सहयोग चाहिए, इसमें बड़ा सहयोग इसलिए कि जहां पर आपको अगर सरकार कहती है कि आप सरकारी सेवाओं का लाभ लेकर अपने घरों तक जाएं, तो ऐसी स्थिति में जो श्रमिक हैं उन्हें यह समझना होगा कि वो कहीं ना कहीं पैदल यात्रा न करें, सरकार की सुविधाओं का लाभ लें। इसके साथ ही आम जनता को यह समझना होगा कि अगर आप अपने शहर तक पहुंच गए हैं तो आप क्वारंटीन हो जाएं। इसके साथ ही अगर आप क्वारंटीन नहीं भी हो रहे हैं तो अपना चेकअप कराएं और इस सब के बाद भी अगर आप अपने घरों तक हैं तो कम से कम बाहर निकलें, जितना हो सके कोरोना से खुद का बचाव करें। कुछ आम जनता भी काशी की मौजूद हैं, एक सीनियर सिटीजन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान भी लेते हैं कि लॉकडाउन 4 का पालन ये कैसे करेंगे। हालांकि इन्होंने मास्क अभी नहीं लगाया है। आप बताइए कि लॉकडाउन 4 कैसे पालन करेंगे आप लोग। जो पीछे जो 3 तक जो स्थितियां बनारस में देखने को मिली, कई जगह ऐसी जो स्थिति समझ में आई कि लोग बाहर निकल जा रहे हैं। अगर मैदागिन और अन्य चौराहों की स्थिति देख लें तो लोग बाहर निकल कर जान तक लगा दे रहे हैं। क्या लॉकडाउन 4 में आप लोग पालन करेंगे या प्रशासन की बाध्यता प्रशासन की बात को तो मानना आवश्यक है, क्योंकि जो भी सरकार कर रही है जनता के हित में काम कर रही है, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ये जो संसाधन है, जो कि बहुत परेशानियां हैं, इसके बहुत असुविधा भी हो रही है हम लोग को। हाँ, इसलिए असुविधा की आप बात कह रहे हैं, असुविधा और परेशानियां, किस तरह की असुविधा, कहाँ परेशानियां, और आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी है सुविधाएं हैं वो तो बहाल सरकार दे ही रही है, लेकिन यातायात साधन नहीं उपलब्ध नहीं है। कहीं जाना, दवा लेने जाना, कोई साधन नहीं है। ये सब बहुत बड़ी परेशानियां हैं। कोई बीमार है तो उसको कैसे लेके जाया जाए। वैसे आपको बता दूं अवधेश कि बनारस में होम डिलीवरी की भी व्यवस्था की गई है। शायद हमारे सिटीजन जो सीनियर सिटीजन हैं इनको जानकारी कम है, लेकिन यहाँ पर दवाओं के होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। अगर आपको दवाएं नहीं मिल रही हैं और आप दवा की दुकान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप जो टोल फ्री नंबर है उस पर फोन करें और आपके घर तक दवाएं पहुंचा दी जाएंगी। बिल्कुल, लोगों को जागरूक भी रहना होगा। और नीतीश हमारे साथ बने रहिए। देहरादून का भी एक बार रुख कर लेते हैं। हमारे साथ विनोद बने हुए। विनोद, लॉकडाउन 4 का ऐलान हुआ और गाइडलाइंस भी सामने आ गई हैं। गाइडलाइंस वही हैं, दिशा निर्देश वही हैं। अब चुनौतियां तो हैं कि कैसे इसको बेहतर ढंग से पालन करवाया जाए, क्योंकि ये तो निश्चित बात है कि लोग लॉकडाउन से परेशान हैं, लेकिन अगर वो नियम नहीं मानेंगे, निकलते रहेंगे तो लॉकडाउन बढ़ता रहेगा। देखिए अवधेश, आपने सही कहा। और जिस तरह से लॉकडाउन 4 का आगाज़ हो चुका है, गाइडलाइन आ चुकी है। हालांकि ये गाइडलाइन की जितनी भी सशर्त हैं वो पूर्व की भांति हैं। बस फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि राज्यों को कोई अधिकार दिए गए हैं, जितने भी तमाम जोन्स हैं, या रेड जोन हो, ग्रीन जोन हो, ऑरेंज हो, अब राज्य सरकार ही उसमें तब्दीली का फैसला कर सकती है। साथ ही साथ पूर्व की भांति ही जितने भी धार्मिक स्थल बंद है, तमाम शैक्षिक संस्थान बंद है, साथ ही साथ मेट्रो, हवाई, तमाम जितनी भी सेवा पूर्व से ही बंद थी वो उसको यथास्थिति में रखा गया है। लिहाजा अब सरकार के सामने भी चुनौती होगी, क्योंकि लगातार लॉकडाउन 1, 2, 3 और अब 4 की बात हो रही है। ऐसे में आगाज हो चुका है लॉकडाउन 4 का, लेकिन अब सरकार के सामने लगातार ये भी चुनौती होगी, आखिरकार वो लॉकडाउन का पालन कैसे कराया जाए। सख्ती जरूर होगी अब, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जा रहा था कि इस राहत की बात इस लॉकडाउन में जरूर निकल के आ रही थी कि कहीं ना कहीं राहत मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ राहत सिर्फ इस बात की है कि राज्य को अब फैसला लेने के लिए ही अब बोला गया है कि आप अपने अनुसार विवेक के अनुसार आप फैसला ले सकते हैं किस स्थिति को। बिल्कुल विनोद, आपको रोकना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। लॉकडाउन 4 अब हमारे आपके सामने है, गाइडलाइंस भी सर आ गई हैं। अब किस तरीके से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा कि बेहतर ढंग से इसका पालन हो और कोरोना की जंग जो है वो और मजबूती से उत्तर प्रदेश में हम और आप लड़ सकें? देखिए, जो भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी गई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार उनका अच्छा सा पालन करेगा। लॉकडाउन के साथ साथ जो रोजाना की जिंदगी है वो चल सके और लोगों को कठिनाइयों को हम कम करने में सफल हो सकें, सरकार की कोशिशें रहेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि जो बसें हैं वो राज्य सरकार के डिस्पोजल पे रहेंगी
तो यहाँ की स्थिति को देखते हुए हम लोग बसों के चलाने पर विचार करेंगे। जी बाकी जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है कि पिक्चर हॉल बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, तो जो जो चीजें दिया है उनका हम उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पालन करेंगे। जी और हमारा कोशिश ये होगी कि जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके सुरक्षित यात्रा को हम सुनिश्चित कर सकें। जी उनके उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश के समय ही उनकी हम चेकिंग करा सकें, उनको वहां पर हम भोजन दे के उनकी चेकिंग करा के फिर उत्तर प्रदेश की सीमा में हम उनको ला सकें, जी बसों के द्वारा उनकी सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित कर सकें और उसके बाद उनको एक निश्चित जगह पर क्वारंटाइन कराने के लिए स्थल मुहैया करा सके उनके घरों के आसपास। जी ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इसीलिए इस सारे प्रोसेस में जो प्रवासी हमारे श्रमिक हैं उनको आने में थोड़ा बहुत विलम्ब हो सकता है। जी इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील यही करूंगा कि जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई हैं धैर्य रखें, संयम रखें, प्रतीक्षा करें। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उनकी कठिनाइयों को निवारण में लगी बिल्कुल है। सर, और अपनी तत्पर है। रिपोर्ट्स के जरिए हम लोग भी लगातार अपील ये कर रहे हैं, एबीपी गंगा अपील कर रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, सरकार आपके साथ है। लेकिन सर, चूंकि अब प्रवासी श्रमिकों का जिक्र हुआ, बसेस का जिक्र हुआ, जैसा कि गाइडलाइंस में आया है कि प्रदेश सरकार निर्णय करेगी, ऐसे में जब कांग्रेस ये मांग कर रही है कि हम भी बस चलाना चाहते हैं, हमें भी परमिशन दे दीजिए, तो क्या माना जाए कि ये परमिशन उन्हें मिल पाएगी? कांग्रेस को इसकी शुरुआत अपने जो उनके राज्य अधिकार क्षेत्र वाले राज्य हैं उनको झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, पंजाब से, यहाँ से उनको शुरुआत करनी चाहिए पहले, और फिर जब दूसरे राज्यों के लिए उनको सीख देनी चाहिए। जी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से हर चीजें ठीक से चल रही हैं। केवल आदरणीय प्रियंका जी और श्री अखिलेश यादव जी के जो वक्तव्य हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर केवल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो किए जा रहे अच्छे काम हैं उनमें बाधा पहुंचाने के दृष्टि से उनके बयान आ रहे हैं। और इन लोगों को संक्रमण काल में सहयोग करना चाहिए, उसके बजाय असहयोग करके और बयानबाजी करके स्थितियों को बदलने की जो चेष्टा है जी मैं समझता हूं कि वो निंदनीय है और उसे उचित नहीं कहा जा सकता। सर, आखिरी सवाल आपसे, कई जगहों पर हालांकि 90% लोग ऐसे हैं जो बड़े अनुशासन के साथ लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर खुलेआम धज्जियां भी उड़ी हैं, कुछ लोगों ने उल्लंघन किया है। क्या उनसे और सख्ती से निपटा जाएगा लॉकडाउन 4 में? देखिए, प्रवासी भारतीयों से तो हम लोग अपील कर ही रहे हैं, लेकिन जो जन सामान्य के स्तर पर जो लॉकडाउन का उल्लंघन जानबूझकर लोग करते हैं उसके लिए सरकार के द्वारा प्रदत्त कानून है, उसका कड़ाई से पालन होगा। धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने सीधे तौर से कहा है कि जो प्रवासी श्रमिक हैं वो धैर्य रखें, हम उनके साथ हैं। इसके साथ ही साथ लॉकडाउन का पालन बेहतर ढंग से करवाया जाएगा। बलराम भी हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। बलराम, लॉकडाउन 4 भी आ गया, गाइडलाइंस भी जारी हो गई और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो लोग जानबूझकर नियम तोड़ रहे हैं उनको तो हम उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो श्रमिकों पर राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। श्रमिक धैर्य रखें, हम मदद करेंगे उनकी। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपके एबीपी गंगा पर। सर, लॉकडाउन 4 और गाइडलाइंस सामने आ गई हैं, अब किस तरीके से प्रदेश आगे बढ़ेगा कि लॉकडाउन 4 में और बेहतर ढंग से कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो सके? निश्चित तौर से मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन की गाइडलाइन लागू की गई है जी, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से पालन किया जाएगा। और जो उत्तर प्रदेश को ये अधिकार या सभी राज्यों को जो अधिकार दिया गया है कि रेड और ग्रीन और ऑरेंज जोन का निर्धारण राज्य के द्वारा किया जाए, इसका भी इसलिए स्वागत है और इससे काफी सुविधा होगी कि कौन से जोन को किस करना है, क्योंकि प्रदेश को ज्यादा उसका अनुभव रहता है। तीसरा, बस सेवा के लिए जो अनुमति मिली है इससे जो हमारे बड़ी संख्या में श्रमिक भाई बहन है पर यात्रा कर रहे हैं, जो ऐसे वाहन से आ रहे हैं जिन वाहनों से आने से दुर्घटनाएं हो रही थी, तो
बसों के परिचालन से काफी उससे राहत होगी और हम प्रदेश के जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको हम उनके गांव तक पहुंचा पाएंगे। तो यह तो स्वागत योग है। मैं लॉकडाउन बढ़ना चाहिए तो वो बढ़ा है जी। और उसमें जो छूट दी गई है उस छूट का उपयोग होगा और गतिविधि धीरे धीरे करके नॉर्मल होगी जी। और श्रमिकों को लाने को लेकर जो समस्या थी उसको लेकर के भी बड़ी राहत मिली। बिल्कुल सर, एक चीज और भी निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से श्रमिक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, स्क्रीनिंग की व्यवस्था को क्या और बेहतर करने की जरूरत आपको लगती है? क्योंकि जहां जहां श्रमिक पहुंच रहे हैं वहां पर भी थोड़ा सा पैनिक की स्थिति है कि जो लोग आए हैं उनको क्वारंटीन कर दिया जाए, गाँव में ना जा पाए, और अगर गाँव में जा रहे हैं तो बेहतर कॉल लेकर उनको क्वारंटीन किया जा सके। नहीं, उसके लिए भी सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं जी। देखिए, हम तो उत्तर प्रदेश में केवल जो श्रमिक भाई बहन हैं उनके ही थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था नहीं बल्कि जो प्रदेश के वासी हैं उनको लेकर के भी प्रदेश की सरकार 23 करोड़ जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझती है और उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हर जिले में प्रयास किया जा रहा है जी। हर पीएससी और सीएससी स्तर तक प्रयास किया जा रहा है और भारत सरकार का भी प्रदेश सरकार को इसमें पूरा सहयोग मिला। जी सर, आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से लगातार श्रमिकों को लाने की कवायद चल रही है, कोशिश चल रही है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस मांग कर रही है कि हम भी बस चलाना चाहते हैं, अनुमति नहीं मिल रही है। कांग्रेस नौटंकी कर रही है, राजनीति कर रही है, घटिया राजनीति कर रही है। फोटो खिंचवाने के लिए जो उन्होंने बसों को खड़ा करके आज नाटक किया है जी, उसकी निंदा करता हूँ। कांग्रेस कभी गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, पिछड़ों की, दलितों की हितैषी नहीं रही है। इन लोगों ने सदा इनको दुख पहुंचाने का, इनका जीवन कभी सुखमय ना हो इसका प्रयास किया है। अगर इन्होंने ईमानदारी से अपने शासन काल में प्रयास किया होता जी, तो आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास देना बाकी नहीं रहता, सौभाग्य योजना में बिजली नहीं देना पड़ता, उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन नहीं देना पड़ता, आजादी के 75 साल बाद गरीबों के बैंक खाते नहीं खुलवाने पड़ते, आयुष्मान भारत योजना में लोगों को इलाज की सुविधा नहीं देनी पड़ती। कांग्रेसियों से मैं कहना चाहता हूँ नौटंकी बंद करें, जो उनके शासन वाले राज्य हैं वहाँ जितना अच्छा कर सकते हैं वो करें और उत्तर प्रदेश के अगर वास्तव में गरीबों, मजदूरों, किसानों की चिंता है और इनके पास जो पार्टी का कोई बचा कुचा थोड़ा बहुत तंत्र है तो उसके माध्यम से अपनी सेवा करें और राजनीति करने का काम करेंगे तो हमें भी राजनीति करना आता है। उनको अब उसी भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा में वो जवाब देना चाहें। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी जुड़े थे और उनका कहना था कि लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि बेहतर ढंग से लॉकडाउन का पालन करवाया जाए, श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाया जाए। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस केवल नौटंकी कर रही है। एक बार फिर से रुख करते हैं मेरठ का। बलराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, लॉकडाउन 4 भी आ गया, नई गाइडलाइंस भी आ गई, अब किस तरीके से प्रशासन मेरठ का कमर कस के खड़ा है? क्योंकि बीते हफ्ते में मेरठ में हालात बहुत विकट दिखे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की धज्जियां कैसे उड़ी हैं वो तस्वीरें हमने देखी हैं और लोगों को दिखाई भी हैं। बिल्कुल अवधेश, ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरठ में जो तस्वीरें निकल के आ रही थी वो अपने आप में चिंताजनक थी। यही वजह है कि प्रशासन ने यहाँ पर अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है और जो अधिकारी हैं उन्होंने बैठक कर ये निर्णय लिया था कि लॉकडाउन 4 आने से पहले ही उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि सप्ताह में 2 दिन कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, यानी सोमवार और बृहस्पतिवार को पूरी तरीके से। बिल्कुल, हमारे साथ बने रही बलराम। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। लॉकडाउन 4 आ गया है, किस तरीके से सर आगे बढ़ेंगे कि लॉकडाउन 4 में काफी हद तक हम कंट्रोल कर लें कोरोना पर? तो सर, लॉकडाउन 4 31 मई तक रहेगा जी, और इसमें जहां कहीं भी भीड़ इकट्ठा हो सकती है उनको छोड़ करके जो आवश्यक गतिविधियां हैं व्यापारिक उनको करें, जैसे स्कूल, कॉलेज है, मेट्रो है, जो सार्वजनिक परिवहन है, अभी इनसे हम दूर रहेंगे। लेकिन जो बहुत ही आवश्यक है उनको हम करेंगे धीरे धीरे, जहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे और जो लॉकडाउन के नियम है उनके नीतियों के अनुसार काम करेंगे। जी सर, लॉकडाउन 3 की बात करें तो अधिकतर जगहों पर तो बेहतर ढंग से पालन हुआ, लेकिन कई जगहों पर ये टूटा भी। क्या ऐसे लोगों से अब और ज्यादा सख्ती से निपटेंगे आप लोग? दरअसल क्या है कि ये
कानून तो सख्ती से निपटने का है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के समझ से मानस से कहना चाहते हैं सहयोग का है, ये हमारे लिए मुश्किल का समय है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं उत्तर प्रदेश के समस्त लोगों से, कृपया जो महामारी के नियम है, लॉकडाउन के नियम है, उनका अनुपालन करें। मात्र बचाव है, अपनी दूरी बनाए, एक को और किसी भी प्रकार से समय निकाले। ये समय हमारे लिए मुसीबत था, और ये चूंकि दवाई अभी उपलब्ध नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ मात्र बचाव ही एक हमारे पास महामारी से बचने के, हमें इस महामारी के प्रसार को रोकना होगा, संक्रमण को रोकना होगा। एक मिलना बहुत ही हमें कम होगा, आवश्यक घरों से बाहर, और जहाँ भीड़ भाड़ जगह है एकत्रित न हो, चाहे धार्मिक स्थल है, चाहे शॉपिंग मॉल है, चाहे स्कूल कॉलेज है, हम तरफ से दूर रहता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जुड़े थे। उनका कहना था कि कानून हमारे पास सख्त है, लेकिन हम सख्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम प्रदेश की जनता से विनती करते हैं कि आप लोग खुद इसका पालन करिए, और इस लड़ाई को तभी हम जीत पाएंगे। ये कानून का सख्ती से पालन करने का वक्त नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों के एहसास का वक्त है। और उन जिम्मेदारियों का एहसास कितना लोगों को हो पाएगा? संतोष, सवाल ये है कि आपने सुना कि कानून मंत्री कह रहे हैं कि हम सख्ती से लागू तो कर सकते हैं कानून, लेकिन हम चाहते हैं कि जनता खुद जागरूक रहे, जिम्मेदारी के साथ हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले। देखिए, बिल्कुल ये संवेदनशीलता का विषय है, और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने जो कहा कि कानून का अगर कड़ाई से पालन किया जाएगा तो इस समय बहुत कठिन काल है, और कठिन काल में कानून और नियम कायदों से ज्यादा आपको मानवीयता के आधार पर फैसले लेने होंगे। और यही वजह है कि कानून, जो प्रवासी मजदूर जो पैदल चल रहा है, उनके आपको समझना होगा कि उनका दुख और दर्द क्या है, क्योंकि कानून दुख दर्द नहीं देखता, उसको सबूत चाहिए। लेकिन अगर आप मानव हैं तो आपको मानव संवेदनशीलता दिखानी होगी। लिहाजा सरकार के पास अपनी मजबूरियां होती हैं, प्रशासनिक तंत्र के पास अपनी मजबूरियां होती हैं। लेकिन लॉकडाउन 4 के बीच में एक राहत की बात यह है कि जो राज्यों के बीच में इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसको सशर्त मंजूरी मिल गई है। यानी कि अगर हमें उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार के बीच में मंजूरी हो जाती है और बिहार सरकार भी अलाउड करती है, तो उत्तर प्रदेश की बसें बिहार जा सकती हैं। यानी कि यहाँ के जो लोग प्रवासी मजदूर, अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार उनको बिहार के बॉर्डर तक भेज रही थी, लेकिन अब अगर बिहार सरकार कहेगी तो उनको पटना तक, मुजफ्फरनगर तक, जहां तक कहेगी वहां तक भेजा जा सकेगा। ये राहत की बात है। लेकिन उसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है, तमाम अन्य मानक है, उनका पालन करना होगा। ये लॉकडाउन 4 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रवासी मजदूर एक बड़ी एक विकट मुसीबत में भी और विकराल समस्या भी बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, तो खास करके रोज ऐसी तस्वीरें आती हैं। लिहाजा ऐसे काल में जब लॉकडाउन 4 में प्रवासी मजदूरों के लिए एक वरदान हो सकता है कि इनको अगर राज्यों के बीच में सहमति बनती है तो इनको इंटर स्टेट जो व्हीकल्स हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पहुंचाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, क्योंकि कोरोना से निपटने के लिए न सिर्फ मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग एक हथियार बनता है। ऐसे में भीड़ भाड़ को लॉकडाउन 4 में भी अलाउड नहीं किया गया है। रेलवे, विमान सेवाएं, जो बस सेवा जो है, उनको भी अलाउड नहीं किया। भीड़ भाड़ वाले चाहे शॉपिंग मॉल हो, स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया। ऑनलाइन जो एजुकेशन है उस पर जोर दिया जा रहा है। यानी कि लॉकडाउन 4 धीरे धीरे जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो बाजार हैं, उनको खुलने की अनुमति दी गई है। जो कंटेनमेंट जोन है, यानी जो हॉटस्पॉट है, वहां पर सशर्त जो जरूरी सेवाएं हैं उनको भी लागू किया जाएगा। ये लॉकडाउन 4 में जो गाइडलाइन आई है उसमें ये भी महत्वपूर्ण है। यानी कि धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर तो लाने की कोशिश की गई है, लेकिन उस जिंदगी को पटरी पर लाने के चक्कर में जिंदगी से खिलवाड़ ना हो, यह भी ध्यान रखा गया है। क्योंकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, अर्थव्यवस्था चलाना है, लोगों की रोजी रोटी का भी ख्याल रखना है। ऐसे में जब लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद हो गया था, तो धीरे धीरे शनै शनै जिंदगी को भी पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन 4 की एक शुरुआत मानी जा रही है। जी बिल्कुल, देहरादून से हमारे साथ विनोद भी बने हुए। विनोद, चुनौतियां वही हैं जो श्रमिक हैं, फिर जो प्रवासी हैं, जो अपने अपने प्रदेश में आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती लॉकडाउन 4 में यही है कि इन लोगों को जल्द से जल्द घर या फिर शेल्टर होम्स में पहुंचा दिया जाए, ताकि लॉकडाउन का पालन भी बना रहे, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे। क्योंकि अगर 14 दिन मजदूरों का ट्रांसपोर्टेशन ही चलता रहेगा तो फिर लॉकडाउन का मतलब क्या रह जाएगा? क्योंकि तमाम लोग जब गांव में पहुंच रहे हैं, मामले बढ़ भी रहे हैं और लोग डरे भी हैं।
देखिए अवधेश, लॉकडाउन 4 की जो एडवाइजरी है जारी हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण और राहत देने वाली बात यही है कि राज्यों को ऐसे अधिकार दे दिए गए हैं कि जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन है उनकी उनको अधिकार दे दिया गया है। अगर मान लीजिए अगर उत्तराखंड से आपको उत्तर प्रदेश में श्रमिक पहुंचाने हैं तो आप राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार से कोऑर्डिनेट करके आप पहुंचा सकती है। लिहाजा पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बिहार के ऐसे हजारों लोग फंसे हुए हैं जो सिर्फ अपना घर जाना चाहते हैं। लेकिन अब जिस तरह से लॉकडाउन की ये एडवाइजरी जारी हो गई है तो ऐसे में उनको तो घर उनके पहुंचाया जा सकेगा, लेकिन साथ ही साथ उसके उत्तराखंड में अब लॉकडाउन का पालन कराना जरूरी भी। हमारे साथ खबर यही है कि लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइंस भी अब आ गई हैं। लॉकडाउन 4 का ऐलान भी हो गया, 31 मई तक ये रहेगा और लॉकडाउन 4 में घरेलू विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से बंद रहेगा, हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती रहेगी, मेट्रो नहीं चलेंगी, सिनेमा हॉल पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा स्कूल कॉलेज भी पहले की तरह बंद रहेंगे और सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे। ईद भी इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है। ये राज्य ही तय करेंगे। रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी, क्योंकि पिछली बार जब केंद्र सरकार ने तय किया था तो काफी विवाद हुआ था कुछ चीजों को लेकर। आवश्यक चीजों की सप्लाई जारी रहेगी। तो ये गाइडलाइंस जारी हो गई हैं और किस तरीके से अब तैयारी इसकी है ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ देहरादून से विनोद बने, इसके अलावा हमारे साथ लखनऊ से संतोष, वाराणसी से नीतीश और मेरठ से बलराम भी बने हैं। लेकिन विनोद, सबसे पहले आपके पास आते हैं। अब उत्तराखंड किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि चुनौतियां यही है कि जिस तरीके से लॉकडाउन 1, 2 और 3 का हाल हुआ है कुछ जगहों पर, वो कम से कम 4 में ना हो। देखिए अवधेश, सबसे महत्वपूर्ण और चुनौती सरकार के सामने अब लॉकडाउन का पालन कराना होगा। लिहाजा पूरे प्रदेश में अब लॉकडाउन 4 का कल से आगाज हो जाएगा और ऐसे में अब केंद्रीय जो एडवाइजरी जारी हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जितने भी इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन थे उनको अनुमति दे दी गई है। राज्य सरकार दूसरे प्रदेश की राज्य सरकार से बात करके कोऑर्डिनेट करके दूसरे अन्य इलाकों में फंसे लोगों को, श्रमिकों को उनके घर तक पहुँचाया जा सकता है। लेकिन अब सरकार के सामने चुनौती भी ये होगी, क्योंकि लगातार अक्सर ये भी देखा गया है कि लॉकडाउन 3 में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई हैं और ऐसे में अब सख्ती से पालन कराना भी राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी अवधेश। और ये भी माना जाए कि जिस तरह से अब तमाम ये एडवाइजरी जारी हुई है पूर्व की तरह, यानी जिस तरह से लॉकडाउन 3 में तमाम ये शैक्षणिक संस्थान हो, मल्टीप्लेक्स हो, मॉल हो और साथ ही साथ स्कूल कॉलेज के साथ साथ तमाम जितने भी संस्थान बंद थे उनको तो कोई अनुमति नहीं दी गई है। और ऐसे में लोगों को ये जरूर माना जा रहा था, लोग सोच रहे थे कि लॉकडाउन 4 में लोगों को जरूर राहत मिलेगी, तो ऐसा साफ तौर पर नहीं देखा गया है। लेकिन एक राहत, सबसे बड़ी राहत यह है कि लगातार उत्तराखंड में हजारों की संख्या में श्रमिक है जो बिहार से बिलोंग करते हैं, वो फंसे हुए हैं। लोग पैदल ये मजबूर हैं अपने घर जाने के लिए। लेकिन अब ये बड़ा फैसला केंद्रीय एडवाइजरी में रखा गया है कि जो राज्य सरकार अब अपने दूसरी राज्य सरकार से कोऑर्डिनेट कर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन को चला सकती है, लोगों को उनके घर पहुंचाया जा सकती है। लेकिन अब सख्ती जरूर बढ़ती जाएगी, क्योंकि पूर्व के लॉकडाउन में लॉकडाउन की धज्जियां जरूर लोगों ने उड़ाई है, लेकिन अब सख्ती जरूर होगी और ये चुनौती भी राज्य सरकार के समक्ष होगी। विनोद, एक और भी उत्तराखंड के सामने है कि लॉकडाउन का पालन तो करवाना है, लेकिन जो श्रमिकों की ट्रेन आ रही है उसमें जो बीती एक ट्रेन आई लगभग 160 से ज्यादा लोग बीच से गायब हो गए। कहां भागकर वो किस गांव को जाकर संक्रमित करेंगे, इस तरीके की चुनौतियां अब इस लॉकडाउन में रहेंगे उत्तराखंड के सामने। जी देखिए अवधेश, ये चुनौती तो बहुत बड़ी है और ऐसे में मैं आपको बताऊं कि जैसे सबसे बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई और जयपुर, सूरत और अहमदाबाद जैसे हॉटस्पॉट शहरों से, महानगरों से बिल्कुल विनोद रोकना चाहेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। चौथा लॉकडाउन का कार्यक्रम आ गया, गाइडलाइंस आ गई, किस तरीके से इस लॉकडाउन 4 में आप लोग सर बढ़ेंगे? देखिए, ये सबसे अच्छा गाइडलाइन में जो आया है कि राज्यों को कुछ अधिकार मिले जी, कि आपको कुछ चीजों को छोड़कर, जैसा अभी अगर बस आप चलाना चाहते हैं तो संबंधित राज्य से बात करिए, ट्रेन नहीं चलेगी, स्कूल नहीं खुलेंगे, कॉलेज नहीं खुलेंगे, रेस्टोरेंट इस रूप में नहीं खुलेंगे। तो ये और रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, ये आपको अधिकार दे दिया गया कि आप अपने राज्य की स्थिति देख के करिए जी।
तो कुल मिलाकर अब जो स्थिति बनी है उस स्थिति में राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने एक प्रकार से राज्यों को काफी अधिकार दे दिए हैं। तो मैं समझता हूं कि इस समय अब राज्यों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि अपने उन क्षेत्रों को चिन्हित करके जहां लगातार कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनको कैसे रोका जाएगा, कैसे योजना प्लानिंग होगी। तो मैं समझता हूँ कि 31 तारीख तक जो लॉकडाउन 4 है इसके अंतर्गत ये भी निश्चित हो जाएगा कि राज्य कितनी गंभीरता से इसको लेकर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन में सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। राज्यों को अधिकार दिया, कुछ चीजों पर प्रतिबंध दिया, कुछ चीजों पर अधिकार नहीं दिया है। बिल्कुल सर, इस वक्त आप लोग बहुत सारी चीजों से एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन 4 में सबसे बड़ी चीज किस पर आप पर फोकस रहेगी? सबसे बड़ी चुनौती क्या मान रहे हैं आप? सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अब राज्य सरकार को ये क्या करना पड़ेगा, अपने राज्य में कोरोना पॉजिटिव संख्या रोकने के लिए उसको किस प्रकार के कदम उठाने हैं। अब राज्य कोई भी ये नहीं कह सकता कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमने सारा काम किया। अब तो गाइडलाइन जरूर भारत सरकार के, लेकिन अधिकार ये सारे राज्य सरकार को प्राप्त हो गए। इसलिए अब राज्य सरकार को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ और जिम्मेदारी के साथ काम करने की आवश्यकता होगी। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो मदन कौशिक जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से राज्यों को अधिकार दिए हैं ये एक बेहतर चीज़ है। अब राज्यों को अपनी गंभीरता दिखानी पड़ेगी और ये गंभीरता किस हद तक आती है ये एक अहम सवाल है। संतोष, यही एक महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि अभी तक जब राजनीति होती थी तो एक कार्यक्रम में अखिलेश प्रताप सिंह जुड़े भी थे। उनका कहना था कि हम करें तो करें क्या, सारी गाइडलाइंस तो केंद्र भेज देता है तो राज्य अपने मन से कुछ नहीं कर पाता। अब वो जो बहाने वाली सियासत होती थी उस पर ब्रेक लगेगा इस बार। देखिए, ये बहाने वाली सियासत राजनीतिक गतिरोध को पैदा करती है और ये उन्हीं राज्यों से शिकायतें आई जहां पर बीजेपी शासित राज्य नहीं है। बिल्कुल, लिहाजा वहीं से शिकायतें, वरना उत्तर प्रदेश जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्षरशः पालन किया और उससे ज्यादा कड़ाई से पालन करवाया गया। तो लिहाजा ये राजनीतिक, इस समय राजनीतिक या दलगत राजनीति करने का वक्त नहीं है। पूरी दुनिया जब जिस कोरोना के संकट से गुजर रही है, दुनिया की महाशक्ति अमेरिका की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है, जनता त्राहिमाम कर रही है। ऐसे में अगर दलगत राजनीति से उठकर एकजुट होकर पार्टी के जो पाबंदियां हैं उसको अलग हटा करके एक साथ काम करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जनता रहेगी तभी राजनीति रहेगी। जनता के लिए राजनीति होती है। जब जनता त्रस्त रहेगी, जनता नहीं रहेगी तो आप राजनीति किसके लिए करेंगे, ये राजनेताओं को समझना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो राज्य सरकार को जो फ्रीडम दी गई है, जाहिर है कि हर सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हैं। पंजाब और हरियाणा सरकार को शराब का एक बहुत बड़ा राजस्व नजर आया, जो शुरुआत में वहां पर शराब की दुकानें, लॉकडाउन पहले फेज में ही वहां पर शराब की दुकानें खुली गई, दवाइयों की दुकानें बंद थी, मेडिकल स्टोर बंद थे, लेकिन शराब की दुकानें खुली थी। तो लिहाजा हर सरकार की अपनी प्राथमिकताएं थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की दुकानों को खोला, लेकिन राजस्व की हानि को देखते हुए, लेकिन शर्तों के साथ। लिहाजा राज्य सरकारों को दोनों, एक तरफ लॉकडाउन की चुनौती होगी कि वो लॉकडाउन का पालन करा, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने वाली क्रियाकलाप को भी शुरुआत करनी होगी। बिल्कुल संतोष, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाराज जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। थैंक यू। अब लॉकडाउन 4 में सर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से आप बढ़ेंगे? खासतौर से बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय आपके पास है, उद्योग धंधों को किस तरीके से पटरी पर लाया जाएगा इस दौर में? देखिए, लॉकडाउन 4 31 मई तक बढ़ाया है, लेकिन उनमें सारी उस प्रकार की एक्टिविटीज जो इकोनॉमी से जुड़ी हुई है उसके लिए छूट दी है। स्वाभाविक रूप से उस स्टैंडर्ड फ्लो करना पड़ेगा जो भारत सरकार के एमएफडीए के द्वारा या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जारी करी गई है। मुझे लगता है कि इससे बाजारों में भी रौनक आएगी, जिसमें एंड यूजर को अपनी जरूरत की सामान खरीदने को मिलेगी, उस समय इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। तो इंडस्ट्री जो कुछ भी बनाती है, जब तक उसका एंड यूजर अगर मार्केट में आता है तभी उसका फायदा मिलता है। मुझे लगता है कि कुछ शर्तों के साथ, जैसे एक दुकान से 5 लोगों से ज्यादा नहीं होते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के साथ, इसके लिए प्रदेश सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करेगी और केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, और उसके अनुरूप ही हम उसको फॉलो अप करेंगे और मुझे लगता है कि एक रिवाइवल की ओर करेंगे। बिल्कुल। जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिस्ट्रिक्शंस आपको आपने बताया, स्वाभाविक रूप से मैंने खुद देखा है कि जहाँ पर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बसेस का चलना या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए या हवाई जहाज या ट्रेन से, या जो इस प्रकार से बच्चों के स्कूल के लिए पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते,
बाकी सारी की सारी छूट ये लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने दी। जी माना साहब, औद्योगिक वर्ग जो है, जो उद्योगपति हैं, वो बड़े चिंतित हैं लॉकडाउन को लेकर। तो क्या लॉकडाउन 4 के दौर में वो कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा सा दायरा और बढ़ेगा, थोड़ा सा दायरा और खुलेगा और इंडस्ट्रीज पर लॉकडाउन का जो अभी तक असर था वो थोड़ी सी छूट मिल सकती है उनको आगे बढ़ने के लिए? तो काफी छूट मिल गई थी। 4 मई के बाद जो छूट हुई थी वो काफी छूट मिल गई। इंडस्ट्रीज अपने काम कर रही है, इंडस्ट्रीज को काम करने में कोई कठिनाई नहीं आ रही। जी। ये इशू ये था कि जिस समय मार्केट खुलेगा तभी इंडस्ट्रीज जो सामान बताएंगे वो बेच पाएंगे। बिल्कुल। केवल इतना इशू था, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एड्रेस किया है और इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए भरसक कंटेनमेंट जोन को छोड़ के कहीं भी इंडस्ट्री को चलाने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल। और क्या सर माने कि जो तमाम प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनके स्किल्स के हिसाब से इन्हीं इंडस्ट्रीज में थोड़ा उनका भी भला हो सकता है, उनको उसमें भेजा जा सकता है, समानांतर प्रक्रिया चलेगी? जी बिल्कुल सर, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ पा रही, लेकिन शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सतीश महाना जी हमारे साथ जुड़े थे, औद्योगिक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश, और उनका कहना था कि जो औद्योगिक विकास की गति है उत्तर प्रदेश में वो आगे बढ़ रही है। नीतीश हमारे साथ काफ़ी देर से बने हुए वाराणसी से। नीतीश, जब लॉकडाउन 4 की हम बात कर रहे हैं तो आज ही एक बड़ी सियासत का आगाज कांग्रेस ने किया है, और आगाज ये कि वो बस चलाना चाहते हैं। अजय राय के साथ आप वाराणसी में बने थे, आपने बात भी की थी, वो कह रहे थे कि हम नियमों वाली राजनीति कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने साफ कह दिया है, दिनेश शर्मा ने कहा कि इनको बस चलानी है तो अपने राज्यों में चलाएं, और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कांग्रेस नौटंकी बंद करे। अब यहां से और मुखर हो जाएगी सियासत लॉकडाउन के दौर में। निश्चित तौर पे राजीव, अगर ऐसे अनुमान लगाए जाए तो ये अनुमान कहीं गलत नहीं होंगे। जिस तरह से इस लॉकडाउन 4 में एक बात सामने आई है कि अंतर्राज्यीय स्तर पर अगर आपको बसें और अन्य जो संसाधन है उनको अगर प्रयोग करना है तो आपसी सहमति के अनुसार आप इन चीज़ों को लागू कर सकते हैं। तो आपसी सहमति बनेगी कैसे? आपसी सहमति तब बनेगी जब आप राजनीति से ऊपर उठकर बात करेंगे। लेकिन जहां कहीं राजनीतिक मंशा सिद्ध होती दिखाई देगी वहां आपसी जो सहमति है वो बाधित होती नजर आएगी। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर लॉकडाउन 4 राजनीति से घिरा हुआ नजर आता है। इसमें आम जनता को समझना होगा, क्योंकि जो राजनेता हैं वो कहीं आम जनता के भावनाओं का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक मंशा को सिद्ध न कर लें, ऐसी भी स्थितियां हैं। आपको हम बता दें कि जिस तरह से मजदूर आ रहे हैं, जिस तरह से जो श्रमिक आ रहे हैं, बसों पे सवार होकर, ट्रकों पे सवार होकर, ऊपर बैठकर, पैदल चलकर, वह उस स्थिति में कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले की अव्यवस्था थोड़ी बहुत दिखाई दी है। शायद यही वजह है कि राजनीतिक मंशा को सिद्ध करने वाले इस बात को मुद्दा बना गए। आपको बता दें कि जिस तरह से प्रशासनिक अमला सरकार के आदेश के बाद चुस्त और दुरुस्त हुआ, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ी दिखाई दी। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक अमले को भी समझना होगा कि जो मजदूर, जो श्रमिक जा रहे हैं, उनका सरकारी आदेशों का पूरा पालन करते हुए उनका ध्यान रखा जाए। और इसके साथ ही जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां इस दौरान चल रही हैं उसको न किया जाए, क्योंकि ये जो दौर है वो राजनीतिक मंशा को सिद्ध करने का नहीं है। कहीं ना कहीं राजनेताओं को, राजनीति करने वाले नेताओं को ये ध्यान देना होगा कि ये दौर कोरोना से निपटने का है, और लॉकडाउन 4 में अच्छा यही होगा कि इन सारी भावनाओं से उठकर एक आम जनता, आम श्रमिक के लिए कार्य किया जाए। लेकिन जो संकेत हैं वो ये हैं कि राजनीतिक मंशा को सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है, राजनीतिक मंशा। लेकिन बलराम, अगर हम मेरठ की बात करें तो देश में और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मंशा तो रंग ले रही है, लेकिन प्रशासनिक मंशा क्या मजबूत हुई है कि थोड़ा और बेहतर और बड़े दायरे में काम किया जाए ताकि राहत जल्दी मिले? बिल्कुल अवधेश, अगर हम बात करें मेरठ की या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर लॉकडाउन पार्ट 3 में स्थितियाँ काफ़ी बिगड़ी हैं, और यही वजह है कि मेरठ में लगातार स्थिति बिगड़ रही थी और जो आंकड़े हैं उनका ग्राफ लगातार बढ़ रहा था। प्रशासन ने बैठक की और यहाँ पर एक निर्णय लिया कि सप्ताह के 2 दिन
कंप्लीट लॉकडाउन रखा जाएगा और वो 2 दिन निर्णय किए गए हैं, सोमवार और बृहस्पतिवार को। और कल सोमवार है, यानी लॉकडाउन 4 का पहला दिन और मेरठ प्रशासन का पहला दिन जो कंप्लीट लॉकडाउन होगा जी। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन चेत किया है, क्योंकि उसको भी पता है कि हमें कहीं ना कहीं अब सख्ती बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन पे लॉकडाउन हो रहा है देश में और स्थितियां बद से बदतर हो रही हैं, तो अब जनता को भी सोचना होगा कि उन्हें लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन चाहिए या उन्हें इस महामारी से आज़ादी चाहिए। अगर आज़ादी चाहिए तो उन्हें लॉकडाउन का 100% पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, घर से अगर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के निकलना होगा। अब स्थिति यह है कि सरकार ने, जो केंद्र सरकार है, उसने राज्य सरकारों को कई जिम्मेदारियां दी हैं। ऐसे में अब जनता को भी सोचना होगा कि कितने वक्त से लॉकडाउन लगातार चला आ रहा है, लेकिन उनके जिले की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अब आम जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से कॉलेज, स्कूल, राजनीतिक गतिविधियां या कोई भी आयोजन पूरी तरीके से बंद है जैसे पहले बंद थे, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर हम पब्लिक प्लेस को खोल देंगे तो कहीं ना कहीं ये संक्रमण और बढ़ेगा। यही वजह है कि हवाई उड़ान हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सिनेमा घर हो, मॉल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, पहले की तरह अभी भी बंद हैं। तो कहीं ना कहीं अब जनता को भी ये सोचना होगा कि हमें इससे निजात पाने के लिए खुद को भी अब अपने आप को भी तैयार करना होगा लॉकडाउन का पालन करने के लिए, क्योंकि लगातार देखिए राजीव, जिस तरीके से एक के बाद एक लॉकडाउन लगे हैं, उसके बावजूद भी जनता लॉकडाउन का 100% पालन नहीं कर रही थी, लगातार उसका उल्लंघन कर रही थी। और यही वजह है कि ये महामारी लगातार अपना जो ग्राफ है वो बढ़ाती गई है और जनता लगातार इसका उल्लंघन करती है। बिल्कुल, और यही वजह है कि लॉकडाउन पर लॉकडाउन झेलना पड़ रहा है और ये स्थितियां लगातार बनी हुई है। लेकिन विनोद, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो जो 14 दिनों का लॉकडाउन बढ़ा है और जिस तरीके से प्रवासियों की वापसी हो रही है, क्या कोई मियाद है? ये 14 दिन के भीतर सारे लोग आ जाएंगे या ये सिलसिला अनवरत चलता रहेगा? क्योंकि अगर आवागमन चलता रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि 5, 6, 7 लॉकडाउन देखना पड़े। इस बार क्या व्यापक तैयारी है कि लॉकडाउन 4 में कम से कम और बेहतर परफॉर्म करें जमीन पर? देखिए अवधेश, अभी थोड़ी देर पहले राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने साफ तौर पर यही बताया है कि अब सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई सरकार के सामने है तो वो सिर्फ ये है कि आखिरकार जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है उस पर कैसे नियंत्रण रखे, स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्थाओं को किस तरीके से सुचारू किया जाए। आखिरकार लगातार ये देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में लगातार प्रवासी उत्तराखंडी आ रहे हैं और वही सबसे बड़ी वजह अब इस बात की बन रहे हैं कि उनकी वजह से ही कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। ये सबसे बड़ी वजह है। और अगर ऐसा ही सिलसिला उत्तराखंड में जारी रहा अवधेश, तो ये लाजमी जरूर है कि लॉकडाउन 4 का जिस तरह से आगाज हो चुका है तो लॉकडाउन 5 और 6 भी हो सकता है, ये भी एक संभावना है। लेकिन अब नियंत्रण रखना राज्य सरकार के पास में चुनौती होगी। और इससे अलग अगर हट के बात की जाए, जिस तरीके से राज्य सरकार सिर्फ आर्थिक स्थिति से उभरने की कोशिश में है, तो हर कोशिश राज्य सरकार की ये भी होगी आखिरकार आर्थिक तंगी को किस तरीके से दूर किया जाए और तमाम सेक्टर्स में जिस तरह से काम रुके हैं, चाहे उद्योग धंधे हो, 4 धाम यात्रा हो, तमाम अलग राजस्व वाले जो जितने भी सेक्टर्स हैं उनको किस तरीके से सुचारू किया जाए राज्य में, ये बड़ी प्राथमिकता होगी आर्थिक स्थिति से उभरने के लिए। लेकिन अब चुनौती भी यही होगी कि आखिरकार जो लगातार संख्या बढ़ रही है, कि कल ही मैं आपको अवधेश ये भी अपडेट करूं, कल ही एक दिन में 9 मामले कोरोना मरीजों की संख्या में आए हैं और बढ़ोतरी लगातार हो रही है। तो अब पूरे राज्य की जो संख्या है वो 92 है। और ऐसे में लगातार इतना है कि आज का दिन जरूर अच्छा रहा है कि कोई खबर अभी तक कोरोना मरीजों की पुष्टि की नहीं आई है, लेकिन लगातार उत्तराखंड में प्रवासी उत्तराखंडी पहुंच रहे हैं और वो चिंता जरूर राज्य के लिए बनना है, सबब बनना है। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात, सूरत और जयपुर जैसे हॉटस्पॉट महानगरों से निकलकर उत्तराखंडी प्रवासी यहां पर आ रहे हैं। राज्य सरकार की मुश्किलें अब जरूर बढ़ रही है। बिल्कुल, राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं और यही मुश्किल संतोष उत्तर प्रदेश में भी है। और उत्तर प्रदेश में तो शहर और गांव से ज्यादा चुनौती नेशनल हाईवेज पर है। जो भीड़ वहां पर उमड़ी है, जो प्रवासी श्रमिकों का रेला उमड़ा हुआ है,
कैसे इनको बेहतर ढंग से उनके घरों में पहुंचा दिया जाए, और जब तक बसेस की व्यवस्था नहीं होती तब तक उनको क्वारंटीन सेंटर या शेल्टर होम में रखा जाए। ये बहुत बड़ी चुनौती अगले 14 दिन में यहाँ पर। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार के सामने चुनौती सड़क पे घूम रही है, वो हाईवेज पे घूम रही है, ट्रक के अंदर जा रही है, और वो चुनौती प्रवासी मजदूर हैं। उनकी भी अपनी मजबूरी है कि उस लॉकडाउन में वो दाने दाने को मोहताज होगा, तो लिहाजा वो अपने गांव, अपने शहर, अपने जिले में जाना चाहते हैं। ऐसे में सरकार ने जो 200 बसों का हर जिले में पूल करके रखा गया है कि उन जिलों में उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उनके जिलों में पहुंचाया जाए, ये सरकार की कार्य योजना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है और आशंका जो है कि ये प्रवासी मजदूर जब अपने शहर में जाएंगे, आज ये महाराष्ट्र से चल रहे हैं, जो महाराष्ट्र से चल रहा है, गुड़गांव से चल रहा है, तमाम शहरों से चल रहे हैं, लेकिन जब ये अपने शहरों में जाएंगे, अपने गांव में जाएंगे, तो वहां पर कोरोना संक्रमित जब इनका टेस्ट होगा तो जाहिर है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा। क्योंकि अभी बीते अगर 10 दिनों में देखें तो उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े हैं वो बेतहाशा तौर पर बढ़ने लगे। उनका जो बढ़ने का जो ग्राफ था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। संतोष, और यहाँ पर एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हमसे एबीपी गंगा के तमाम जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जुड़ते हैं। संतोष, बिल्कुल, जो एबीपी गंगा के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर लोग जुड़ते हैं, तो भले ही राज्य सरकार या अधिकारी ये कहें कि आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, लेकिन जमीन की स्थिति यह है कि गांव में बड़ी संख्या में प्रवासी पहुंच रहे हैं। गांव का आदमी 112 पे कॉल करता है, सीएम हेल्पलाइन पर कॉल करता है और पुलिस वालों को कॉल करता है। कोई झांकने गांव में नहीं जा रहा है और वहां पर तनाव की स्थितियां बन रही हैं। इससे भी रूबरू होना पड़ेगा प्रशासन को। बिल्कुल रूबरू होना पड़ेगा, और हकीकत कुछ और है और कागज में कुछ और है, ये बिल्कुल स्वीकार करना होगा। उत्तर प्रदेश की मशीनरी के ऊपर बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज सुबह अपनी टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। टीम 11 शाम को 4 साढ़े 4 बजे विस्तृत ब्यौरा देती है, लेकिन जो विस्तृत ब्यौरा होता है और जो हकीकत होती है वो बहुत उल्टी होती है। और यही वजह है कि प्रवासी मजदूरों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार बीते एक हफ्ते में बहुत ज्यादा राजनीतिक तौर पर भी गिरती नजर आई। आज कांग्रेस ने कहा कि हम मथुरा में बस चलाना चाहते हैं। वो कांग्रेस का अपना पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है कि वो उत्तर प्रदेश सरकार को, बीजेपी को घेरना चाहती है, और बीजेपी ने पलटवार किया कि वो अपने कांग्रेस शासित राज्यों को देखे वहां पर जो अव्यवस्था है। लेकिन असलियत यह है कि वास्तव में स्थिति है ऐसा नहीं कि कांग्रेस को ये मौका आया। कैसे मौका? इसलिए आया क्योंकि राजस्थान बॉर्डर पर, मथुरा में, वहां पर राजस्थान बॉर्डर पर सैकड़ों मजदूर फंसा हुआ है। झांसी में महाराष्ट्र से आए हुए ट्रक 5 से 10 किलोमीटर तक ट्रक फंसे हुए हैं। तो लिहाजा भयावह स्थिति बनी हुई है, और ये भयावह स्थिति इसीलिए आई क्योंकि जो कार्य योजना बनाई गई वो कागज में कुछ और थी और वो अमल में लाए जाने में कहीं ना कहीं फेलियर हुआ। औरैया में जब जिस तरीके से 24 लोगों की, प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत के बाद से पूरी उत्तर प्रदेश की मशीनरी एक ग्रिल की गई, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर देखने के बाद हर कोई सकते में था कि आज मुख्यमंत्री किसके ऊपर गाज गिरेगी, ये कोई तय नहीं हो पा रहा था। कि कल माना जा रहा था कि बड़े अफसरों पर गाज गिरेगी। उसके बाद का नतीजा है कि प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए जो व्यवस्था 10 दिन पहले की जानी चाहिए थी वो अब की गई। बीते 24 घंटों में अब ये कुछ संख्या, हम खुद ग्राउंड जीरो पर घूम रहे हैं, इस समय मैं हाईवे पर ही खड़ा हूं, कुछ मजदूरों के आने में संख्या कम दिखाई पड़ रही है। यानी बीते 24 घंटे में जो प्रयास किए गए, अगर ये 10 दिन पहले किए गए होते तो आज ये कांग्रेस जो योगी सरकार को घेर रही है उसको ये मौका ना मिलता। तो मौका किसने दिया? उत्तर प्रदेश की मशीनरी ने दिया। लिहाजा राजनीतिक जो हथकंडे अपनाना, जब हथकंडे अपनाने के लिए मौका मिलेगा तो कोई भी राजनीति करने से बिल्कुल कोई भी राजनीति से चूकेगा नहीं। लेकिन इस कठिन काल और सवाल यही है कि जो देश भर के, खासतौर से उत्तर प्रदेश के हाईवेज में भीड़ दिख रही है। नीतीश जब शुरुआती दौर में व्यवस्थाएं शुरू हुई, मुख्यमंत्री ने साफ तौर से निर्देश दिया था कि 13 से 15 लाख शेल्टर होम बनाए जाएं और कम्युनिटी किचन बनाए जाएं और क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएं, ताकि सड़क पर कोई ना दिखे, अगर सड़क से जा रहा है तो उसको वहीं रोक लिया जाए। ये 13 लाख क्वारंटीन सेंटर अगर उत्तर प्रदेश में बने हैं तो क्या इतनी भीड़ दिखनी चाहिए? क्या वाराणसी से जो हाईवे गुजरता है वहां भी ऐसी भीड़ दिखती है? अवधेश, आपको बता दूं कि जो हाल है, जिस तरह से देश के कई हिस्सों का है, वाराणसी का उससे जुदा नहीं है। आप देखेंगे कि हाईवे से सिर्फ भीड़ नहीं गुजरेगी, बल्कि ट्रकों पे सवार लोग गुजरेंगे। इसके साथ ही जो पैदल यात्री हैं वो भी गुजरते दिखाई देते हैं। और इन सब के आगे प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से लाचार दिखती है। क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, ऐसा दावा किया गया है, क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन क्वारंटीन सेंटर में
जो आने वाले मजदूर हैं, जो प्रवासी हैं, वो कितने लोगों में वहाँ पर कितने लोगों को भेजा जा रहा है, किस स्तर पे भेजा जा रहा है। और क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्था भी पूरी तरह से पुख्ता नहीं थी। अगर बात करें तो कई जगहों पर सवाल भी सामने आए, हालांकि प्रशासन ने उसको संज्ञान लेकर तत्काल सही करा दिया, लेकिन सवाल बने। इसके साथ ही आपको बता दूं अवधेश कि जो सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि जिलाधिकारी ने, अभी आज की जो खबर है वो ये है कि जिलाधिकारी ने साफ तौर पर संज्ञान लिया है कि किसी को भी अगर सड़क पर जो मजदूर हैं उनको अगर जाते हुए देखा जाएगा तो जो संबंधी अधिकारी हैं इस पूरे वाकये से उन पर भी संज्ञान लिया जाएगा। बिल्कुल, और संज्ञान लेना भी पड़ेगा क्योंकि संज्ञान अब लेने की जरूरत लॉकडाउन लगातार बढ़ रहा है, चौथा लॉकडाउन हमारे सबके सामने है, लेकिन अगर इसका सख्ती से और बेहतर ढंग से पालन नहीं करवाया गया, जनता ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, तो फिर कोरोना के खिलाफ चल रही ये जंग ऐसे ही अंतहीन होती जाएगी और इतना ज्यादा जो बंदी का दौर है वो कोई भी देश झेल नहीं सकता है।